हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे MEG 6 अमेरिकन लिटरेचर है, उसमें जो ब्लॉक 4 है उसकी यूनिट 2, उसमें द रोल ऑफ द फेडरलिस्ट पेपर्स एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन इट्स फाइनल शेप। कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो फेडरलिस्ट पेपर्स थे और द बिल ऑफ राइट्स था उसका क्या रोल था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेडरलिस्ट पेपर्स क्या थे। फेडरलिस्ट पेपर्स थे वो एक कलेक्शन ऑफ ऐसे थे जो 1780 में लिखे गए थे इन सपोर्ट ऑफ द प्रपोज्ड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब यूएस इंडिपेंडेंट हो गया था, मतलब उसको आज़ादी मिल गई थी ब्रिटेन से, तो बाद में वहाँ पे गवर्नमेंट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो उसी को एक तरह से लोगों में प्रेजेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसमें क्या लिखा गया है, जो भी फेडरल गवर्नमेंट थी उसने उसको एडवोकेट किया था। इन अक्टूबर 1787 द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ 85 ऐसे आर्ग्यूइंग द रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब कि जो स्टेट्स होते हैं, जितने भी 13 स्टेट में से अकॉर्डिंग टू लॉ 13 स्टेट में से 19 स्टेट का आपको कंसेंट मिलना चाहिए। अगर वो 19 स्टेट ये बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी रूल्स या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आपने लिखा है, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, हम उसे एग्री करते हैं, तो फिर वो फाइनली पास हो जाता है। तो रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि स्टेट से कंसेंट मिलना। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपीयर्ड इन द, तो ये किस में अपीयर हुआ, जो ऐसे थे, ये कलेक्शन ऑफ ऐसे थे, ये इंडिपेंडेंट जर्नल में पब्लिश हुआ और स्यूडोनिम क्या था, पब्लियस। जो भी राइटर थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, और वो राइटर थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडिसन एंड जॉन जे। तो इन्होंने अपना नाम नहीं लिख के स्यूडोनिम यूज़ किया था, पब्लियस। तो इसी नाम से ये जो ऐसे है ये पब्लिश हुए थे। They would be published serially from 1787 to 88 in several New York newspapers। तो पहले सीरियली जितने भी न्यूयॉर्क में न्यूज़पेपर्स थे उनमें पब्लिश हुआ। फिर द फर्स्ट 77 ऐसे इंक्लूडिंग मेडिसिन फेमस, जो ये मेडिसिन थे इसके दो ऐसे बहुत फेमस है, फेडरलिस्ट 10 और फेडरलिस्ट 51। ये बुक फॉर्म में पब्लिश हुए थे 1788 में। टाइटल द फेडरलिस्ट इट हैज़ बीन हेल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट इन यूएस हिस्ट्री। तो ये पॉलिटिकल, जो यूएस की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका बहुत ही हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है। Immediately after the constitution was published, opposing and supporting groups were formed towards the ratification debate। तो जब ये पब्लिश हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्वियस है कि कुछ लोग होंगे जो इसको फेवर करेंगे, कुछ लोग होंगे जो इसको अपोज करेंगे, जो इसे अग्री नहीं करेंगे। तो एक तरह से रेटिफिकेशन के लिए कि स्टेट से कंसेंट मिल जाए, तो डिबेट शुरू हो गया कि नहीं, ये जो सिटीजन है उनकी फेवर में नहीं है, उनको इससे बहुत लॉस होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि टायरनी गवर्नमेंट आ जाएगी जो इन पे बहुत रूल करेगी। तो मतलब डिबेट शुरू हो गई, कुछ लोग जो अपोज में थे, कुछ जो सपोर्ट में थे। और अकॉर्डिंग टू जो कंट्री का लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 9 of 13 स्टेट्स वर रिक्वायर्ड टू रेटिफाई द डॉक्यूमेंट। तो 13 में से 9 स्टेट को ये, अगर वो अग्री करेंगे तो ये फाइनल पास होगा। दोज फिगर्स दैट हैव बीन इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट, ये तो किसने ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया था, जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया, ये जो इसके फेवर में थे उनको क्या वो नाम दिया गया फेडरलिस्ट, और जो इसके ऑपोजिट थे, जो इसके फेवर में नहीं थे, अपोजिशन में थे, उनको बोला गया एंटी फेडरलिस्ट। एंड इन टर्न अ कॉम्प्रोमाइज वाज नीडेड। तो एक तरह से जो बिल ऑफ राइट है, वो बिल ऑफ राइट डॉक्यूमेंट क्या था, जो इनके अपोज में थे वो अपनी कंडीशंस रख रहे थे कि नहीं, इस बिल में ये कंडीशन हटा देना चाहिए और ये होना चाहिए, और जो फेडरलिस्ट थे वो एक तरह से बोल रहे थे कि नहीं, ये रूल सही है। तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था एंटी फेडरलिस्ट की वजह से। तो फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ आया, मतलब बिल ऑफ राइट्स जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट आया। उसमें क्या था कि कुछ एक फेडरलिस्ट की कंडीशन को मान लिया गया और कुछ एक जो नॉन फेडरलिस्ट थे उनको मान लिया गया। तो ये बिल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ था एक तरह का, जिसने द बिल ऑफ राइट्स कॉम्प्रोमाइज बोथ प्लेड अ की रोल इन द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी रेटिफाइड। तो फिर ये बिल पास हुआ। अब क्या है, फेडरलिस्ट पेपर्स। फेडरलिस्ट पेपर्स थे वो सीरीज ऑफ 85 ऐसे थे बाय जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जॉन जे। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर, द ऐसे वर रिटन इन रेस्पॉन्स टू मैनी क्लेम अपीयरिंग इन द न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर। तो ये ऐसे क्यों पब्लिश है, जो एंटी फेडरलिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था कि अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने जो रेवोल्यूशन किया था, जो वॉर, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी आज़ादी के लिए, वो आज़ादी उनको नहीं मिल रही है। जो उनके राइट्स थे वो पहले भी, जैसे ब्रिटेन के लोग थे जो कॉलोनाइज़र थे, उन्होंने उनके साथ बुरा किया, इसमें भी वही लिखा गया है, जो उनके राइट्स है वो उनको नहीं मिल रहे हैं।
जिसके लिए वो लड़े थे, जिसके लिए उन्होंने रिवोल्ट किया था। अमेरिकन सेड फोर्ट फॉर इन द रेवोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वुड एलिमिनेट ऑल द राइट्स, मतलब वो सारे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एलिमिनेट कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वंस पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर द इम्पैक्ट ऑफ द एसे ऑन द रेटिफिकेशन डिबेट वाज इमीडिएट। तो फिर ये रेटिफिकेशन के लिए डिबेट शुरू हो गई जब एक बार एंटी फेडरलिस्ट लोगों ने ये पब्लिश कर दिया। तो फिर जो 85 ऐसे थे वो मतलब इसी को एक तरह से लोगों को समझाने के लिए था कि नहीं, इस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी रीजन्स जो एंटी फेडरलिस्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। तो उन्होंने मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन लोगों को प्रोवाइड करवाया, उनको समझाया कि ये आपके भले के लिए है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। द ऐसे प्रोवाइडेड ऑल द रीजन्स वाई द अमेरिकन पीपल शुड सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यों अमेरिकन पीपल को इस कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए। द रिब्यूटेड अगेंस्ट ऑल प्रायर क्रिटिसिज्म। द ऐसे अकम्प्लिश्ड मच ऑफ द कन्विंसिंग ऑफ द पब्लिक that this constitution was necessary and explained clearly what the constitution stated. With this document, the Federalists began to win debate at state convention and eventually gain the ratification of needed 9 states. तो इसमें क्या था कि जब उन्होंने लोगों को समझा दिया, कन्विंस कर लिया, तो उनको जो 9 स्टेट था उनका कंसेंट मिल गया, रेटिफिकेशन उनको मिल गया था। लेकिन 2 बहुत ही बड़े स्टेट थे, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया, उसमें अभी भी डिबेट चल रही थी। 9 का तो मिल गया लेकिन 13 थे टोटल, मतलब 4 रह गए थे। तो ये वर्जीनिया और न्यूयॉर्क है, ये बड़े स्टेट थे। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो एक तरह से जो यूनाइटेड नेशन है उसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल था। मतलब यूनाइटेड का मतलब होता है कि सारे स्टेट एक साथ आ जाएं। इसी के लिए ये बिल ऑफ राइट्स आया था। एंटी फेडरलिस्ट कंटिन्यू टू आर्ग्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रोब्ड देम द राइट्स एंड सिविल लिबर्टी दे हैड वोन इन द रेवोल्यूशन, fearing large taxation, loss of all power from state governments, and a loss of basic human rights. The anti-federalists argue against ratification unless a compromise was made. तो इन्होंने ये कहा था कि बहुत बड़े टैक्स लगा दिए जाएंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत लॉस होगा ह्यूमन राइट्स का। ये इनका आर्ग्यूमेंट था। एंटी फेडरलिस्ट इंसिस्टेड on the people's right being declared in the constitution along with the power of government. The bill of rights was born to appease this necessity. तो bill of born है, इसलिए उसकी ज़रूरत हो गई कि कैसे वो कॉम्प्रोमाइज टाइप में बीच में आए। द बिल ऑफ राइट्स तो नॉट नेसेसरी टू गेन रेटिफिकेशन, अकम्प्लिश्ड अ यूनाइटेड front on the ratification from all the states. The foundation of the opposition between federalist and anti-federalist was based on the फेडरलिस्ट फियर, इनको क्या फियर था, सोवेरेन पावर ऑफ द पीपल, एंड एंटी फेडरलिस्ट को क्या फियर था, रिटर्निंग टू ए टायरेनिकल गवर्नमेंट। तो दोनों का अपना अपना फियर था। रोबिंग देम ऑल ऑफ ऑल राइट्स एंड पावर। द बिल ऑफ राइट accomplished calming these fear by establishing an outline of what the government can do in the constitution along with the rights of the people being the ink in the bill of rights. तो ये एक तरह से समझौता था जो फेडरलिस्ट लोगों का प्रपोजल था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था। यही रोल है इसका बिल ऑफ राइट का, और फेडरलिस्ट पेपर्स क्या थे इन दोनों का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।